अगर आप नहीं चाहते कि आपका घर कभी हल्के भूकंप में दरारों से भर जाए तो आज की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि घर की मजबूती ऊपर की दीवारों से नहीं बल्कि जमीन के अंदर छुपी हुई उस चीज से शुरू होती है जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई नया घर बनवाने की सोचता है तो उसका पूरा ध्यान ईंट, सीमेंट, सरिया, टाइल्स और पेंट पर आता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, क्योंकि अगर फुटिंग मजबूत नहीं होगा तो ऊपर कितना भी अच्छा मटेरियल लगा लो, घर की असली ताकत कभी नहीं आएगी। इसलिए आज हम बिल्कुल शुरू से समझेंगे कि एक मजबूत फुटिंग कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से स्टेप जरूरी होते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपका घर सालों तक सुरक्षित रहे। सबसे पहले आता है खुदाई का काम, यानी कि एक्सकावेशन का। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस 2-3 फीट खोद दो और काम शुरू कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खुदाई हमेशा मिट्टी की मजबूती देखकर की जाती है। कहीं 4 फीट काफी होता है तो कहीं 6 या 7 फीट तक भी जाना पड़ सकता है। अगर ऊपर की ढीली मिट्टी पर ही फुटिंग बना दी तो धीरे धीरे घर बैठना शुरू हो सकता है और दीवारों में क्रैक आने लगते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है उसे भी लोग अक्सर छोड़ देते हैं और वो है सिल्वर सैंड की लेयर। खुदाई पूरी होने के बाद नीचे सिल्वर सैंड बिछाई जाती है और उसे अच्छी तरह लेवल करके कॉम्पैक्ट किया जाता है। इसका काम नीचे की सतह को बराबर करना और आगे की लेयर को मजबूत बेस देना होता है। अब अगला काम आता है ब्रिक फ्लैट सोलिंग का, यानी कि फुटिंग के बाद जब सिल्वर सैंड दे देते हैं तो उसके बाद ब्रिक फ्लैट सोलिंग करना है। कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में इसे छोड़ देते हैं, लेकिन यही चीज नीचे की मिट्टी पर लोड को बराबर फैलाने में मदद करती है। इससे नीचे की सतह मजबूत बनती है और आगे की भी पीसीसी सही तरीके से बैठती है। और यहीं पर लोग एक और गड़बड़ कर देते हैं, ईंट तो बिछा देते हैं लेकिन उनके बीच बड़े बड़े गैप छोड़ देते हैं या लेवल का ध्यान नहीं रखते। बाद में यही छोटी सी लापरवाही पूरी फुटिंग की क्वालिटी को कमजोर कर देती है। अब इसके ऊपर आती है पीसीसी, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसे कई लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी समझते हैं, लेकिन असल में यही फुटिंग का पहला मजबूत कंक्रीट बेस होता है। आमतौर पर इसमें सीमेंट, बालू और एग्रीगेट का सही रेशियो रखा जाता है ताकि नीचे एक मजबूत और फ्लैट सतह तैयार हो जाए। इससे फुटिंग का स्टील सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आता और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए किसी ने पीसीसी ही नहीं डाली और सीधे मिट्टी पर स्टील रखकर फुटिंग डाल दी। शुरुआत में तो शायद कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ साल बाद मिट्टी की नमी स्टील तक पहुंचने लगेगी, धीरे धीरे जंग लगने का खतरा बढ़ जाएगा और फुटिंग की मजबूती कम हो जाएगी। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, यानी कि स्टील बाइंडिंग का। यहीं से घर की असली ताकत शुरू होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती इसी स्टेप पर होती है। कई जगह देखा जाता है कि सरियों के बीच की दूरी बराबर नहीं होती, वायर ठीक से नहीं बांधा जाता या फिर स्टील सीधे पीसीसी पर रख दिया जाता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, हमेशा स्टील के नीचे कंक्रीट कवर ब्लॉक लगवाइए। इससे स्टील चारों तरफ से कंक्रीट के अंदर रहता है और जल्दी खराब नहीं होता। साथ ही सरियों की कटिंग, लैपिंग और बाइंडिंग भी सही तरीके से होनी चाहिए। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं फुटिंग के टाइप की। अगर जनरल 1 मंजिला या 2 मंजिला का घर आप बना रहे हैं और मिट्टी अच्छी है तो अक्सर आइसोलेटेड फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर कॉलम के नीचे अलग फुटिंग बनती है, लेकिन अगर कॉलम पास पास है या लोड ज्यादा है तो कंबाइंड फुटिंग भी बनाई जाती है। वही कुछ जगहों पर स्ट्रैप फुटिंग या राफ फुटिंग की जरूरत पड़ती है। कौन सी फुटिंग सही रहेगी यह हमेशा मिट्टी की स्थिति और घर के स्ट्रक्चरल डिजाइन पर निर्भर करता है। यही चीज लोग समझ नहीं पाते। बहुत लोग दूसरे के घर में जो फुटिंग बनी थी वही अपने घर में भी बनवा लेते हैं, जबकि हर प्लॉट की मिट्टी, लोड और डिजाइन अलग होता है। इसलिए बिना सही डिजाइन के किसी की कॉपी करना सही फैसला नहीं होता। वैसे अगर आप घर बनाने का पूरा बजट पहले से जानना चाहते हैं तो मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट बनाया है, जिसमें सिर्फ प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई डालते ही पूरा खर्च निकल जाता है। एक क्लिक में एस्टिमेट मिल जाता है। उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जो है इस एक्सेल शीट को चेक जरूर कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं फुटिंग पर। स्टील बाइंडिंग पूरी होने के बाद शटरिंग लगाई जाती है। इसका काम कंक्रीट को सही आकार देना होता है। अगर शटरिंग मजबूत नहीं होगी या उसमें गैप रहेगा तो कंक्रीट बाहर निकल सकता है और फुटिंग का शेप भी चेंज हो सकता है। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आता है कंक्रीट डालने का। यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कंक्रीटिंग करते टाइम वाइब्रेटर का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वाइब्रेटर से कंक्रीट के अंदर की जो फंसी हुई हवा होती है वो बाहर निकल जाती है और पूरा कंक्रीट अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अगर ये नहीं किया तो अंदर खाली जगह रह सकती है, जिससे मजबूती कम हो जाती है। और सिर्फ कंक्रीट डाल देना ही काफी नहीं होता, उसके बाद क्यूरिंग भी उतनी ही जरूरी है। कई लोग 2-3 दिन पानी डालकर छोड़ देते हैं, लेकिन सही तरीके से कम 7 से 14 दिन तक क्यूरिंग करनी चाहिए। इससे कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ अचीव करता है। अब बात करते हैं भूकंप की। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोटी फुटिंग बना देते हैं घर भूकंप में सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मजबूत फुटिंग के साथ सही कॉलम, सही बीम, सही सरिया, सही कंक्रीट और पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम मिलकर घर को मजबूत बनाते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज में बड़ी गलती हुई तो
तो उसका असर पूरे घर पर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आने वाले कई सालों तक मजबूत रहे और हल्के भूकंप या जनरल जमीन की हलचल से भी सुरक्षित रहे, तो फुटिंग के हर स्टेप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीजें जमीन के अंदर छिपी रहती है वही पूरे घर का भविष्य तय करती है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके काफी काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपका फुटिंग या घर बनाने से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।